देखिए, निर्वाण जीएस एकेडमी देहरादून के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज जो हम लेकर आए हैं आपके पास, हिंदी व्याकरण में अगर आप देखें तो वर्णमाला पर चर्चा चल रही है। पिछली कक्षा में अगर आप देखें तो पिछली कक्षा में सामान्य रूप से अगर आप देखें तो हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हुए अगर आपने देखा तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो हमने 5 भागों में उसको रखा या आधारों पर किया। 5 जो आधार हैं आपके, अगर आप देखें तो मात्रा काल के आधार पर है, उच्चारण के आधार पर है, ओष्ठ के आधार पर है, जीभ के आधार पर है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मुखा आकृति के यानी मुख की आकृति के आधार पर हमने उसको क्या है 5 आधारों में रखा है। ठीक है, इसी को लेकर के अगर आप देखें तो इससे पहले हमने जो मात्रा काल है यानी मात्रा काल के आधार पर अगर आप देखें तो मात्रा काल के आधार पर हमने 3 भेद उसमें किए थे। और 3 भेदों में अगर आप देखें तो हमने जैसे लघु स्वर, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर के साथ साथ अगर आप देखें तो प्लुत स्वर को लिया था। इसमें हमने मात्र अगर आप देखें तो पिछली कक्षा में हमने हर्ष स्वर पढ़ा था यानी लघु स्वर पढ़ा था। और लघु स्वर अगर आप एक देखें तो जो मात्रा काल है इसका मतलब सीधा यही रहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जब किसी स्वर के उच्चारण में अगर आप देखें तो एक मात्रा का जो समय लगता है अपना, अगर आप देखें एक मात्रा का जो समय लगता है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक मात्रिक स्वर हो जाएगा। यानी एक मात्रिक स्वर है तो इसे हम अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं क्या है लघु स्वर हो जाता है, यानी बहुत कम समय लगता है। और जब कम समय लगेगा तो वो लघु स्वर की कैटेगरी में यानी लघु स्वर होगा। और लघु स्वर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या है उसको को हम हर्ष स्वर भी कहते हैं। तो ये इस पर हमने कल चर्चा की थी। आज जो है हम दीर्घ स्वर की ओर चलते हैं। दीर्घ स्वर अगर आप देखें तो दीर्घ स्वर हम किसे कहेंगे, यानी जितना अगर आप देखें लघु स्वर में जितना समय लगा है उससे जब अगर आप देखें थोड़ा सा उससे अधिक समय लगेगा तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है दीर्घ स्वर है। यानी अगर आप देखें तो सामान्य से अगर आप देखें जब किसी स्वर में सामान्य अर्थात लघु स्वर से अधिक का समय लगता है तो वहां दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर को ही यानी दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर कहा गया है, कहा जाता ये मान सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो इसको कहीं ना कहीं क्या है इस रूप में आ जाता है। तो दीर्घ स्वर को ही हम क्या है गुरु स्वर कहते हैं, ये सामान्य रूप से हमारा। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसमें अर्थात अगर आप देखें अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, जब हमने कहा कि इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है तो इसीलिए क्या हो गया आपका, अगर आप देखें तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये आपका हो जाता है द्विमात्रिक, ये स्वर हो जाएगा, ये द्विमात्रिक स्वर है। ठीक है, एक मात्रिक किसे कहते हैं हम लघु स्वर को कहते हैं। द्विमात्रिक की अगर हम चर्चा करें तो उसको कहीं ना कहीं अगर आप देखें द्विमात्रिक। इसी क्रम में अगर आप देखें तो जो हमारे दीर्घ स्वर हैं हिंदी व्याकरण में अगर आप देखें तो यहां आप लिख सकते हैं द्विमात्रिक स्वर। यानी अगर आप देखें तो दीर्घ स्वर की संख्या, तो संख्या अगर आप देखें तो 7 है।
ठीक है, कितनी है अगर आप देखें तो 7 हो जाती है। और इसमें 7 में अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं, जैसे आ हुआ, बड़ी ऊ हुआ, बड़े ऊ हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें ओ हुआ, औ हुआ, है ना, या ए आई ओ ले सकते हैं, ए आई ओ और औ हो जाता है। ये अगर आप देखें तो इनकी संख्या हमारे पास कितनी है, 7 रह जाती है, यानी 7 हो जाती है हमारे पास अगर इनकी देखें। ठीक है, इस क्रम में अगर आप देखें तो ये हमारे पास 7 हो जाते हैं। ये दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वरों की अगर हम देखें तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं क्या है, दीर्घ स्वरों को भी अगर आप देखें तो इनको भी हम 2 भागों में पुनः बांट सकते हैं। 2 स्वर, यानी जो दीर्घ स्वर है हमारे, इनको भी अगर आप देखें तो 2 भागों में या 2 भेद हम कर सकते हैं। जैसे सपोज करो दीर्घ स्वरों के दो भेद, दो भेद होते हैं। ठीक है, पहले की अगर हम चर्चा करें तो जो पहला होता है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उसको हम कहते हैं समानाक्षर। क्या कहते हैं, समानाक्षर। यानी समानाक्षर का सीधा मतलब अगर आप देखें तो समानाक्षर का सीधा मतलब होता है कि जो समान अक्षर होते हैं। और ये समान अक्षर अगर आप देखें तो इनकी संख्या जो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 6 मानी जाती है दृष्टि से, उस दृष्टि से। जैसे अगर आप देखें मैंने यहां लिखा है आ, तो इसको आ को अगर आप लिखें तो अधन अ लिख सकते हैं। ठीक है, समान है। ठीक है, इसी रूप में अगर आप देखें तो मैंने यहां लिखा है बड़ी ई, तो यहां क्या लिख सकते हैं, छोटी ई और छोटी ई। इतनी बात क्लियर, यानी छोटी ई और छोटी ई लिख सकते हैं। और अगर आप देखें तो मैंने अगर यहीं पर क्या है, ये बड़ा ऊ लिखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये समान अक्षर हमारे हैं। यानी अगर आप देखें तो ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी। इन दोनों के अगर आप योग से देखें तो ये हमारा दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है, यानी ये हमारा अगर आप देखें तो दीर्घ स्वर बन जाता है। ठीक है, इनकी संख्या अगर आप देखें तो 6 के आसपास पहुंच जाती है, ऐसा मानते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो संध्याक्षर आ जाता है। कौन सा आ जाता है, संध्याक्षर। संध्याक्षर का मतलब सीधा रहता है, जो एक किस्म से अगर आप देखें तो जो संधि में प्रयोग होते हैं सामान्य रूप से। ठीक है, संधि में अगर आप देखें तो संधि में जैसे हम इसको ले सकते हैं, पहले अगर आप देखें ए, जैसे हमने लिया है ए, तो ए को जब हम इसको कर रहे हैं तो ये किससे बना है, ए और ई से बना है, ये मान सकते हैं, ए और ई से बना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो इसी में अगर आप देखें तो आई को अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, आई को अगर आप देखें तो ये क्या बनेगा, अ और ए से बन सकता है, आई हो जाएगा। ओ की बात करें तो कहीं ना कहीं ओ क्या होगा, ओ कैसे होगा, तो अ और उ होगा। यहां अगर ओ लिखा है तो ये क्या होगा, अधन, ये उ हो जाएगा। और अगर हम कल के क्या कर रहे हैं, औ लिख रहे हैं, तो यहां पर क्या है, अधन ओ हो जाएगा। इतनी बात समझे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये संध्याक्षर है, यानी अगर आप देखें तो संधि में प्रयोग है। और समानाक्षर अगर आप देखें तो समानाक्षर जो होते हैं वो समान अक्षर होते हैं। जैसे आ है तो अ और अ होगा, ई है तो ई होगा, उ है तो उ होगा। ठीक है, ये समान अक्षर हमारे होते हैं। तो इसलिए अगर आप देखें इनकी संख्या में लगभग क्या है, 4 के आसपास होती है। यानी यहां अगर आप देखें तो यहां समान अक्षरों के जो योग से बनने वाला है वो दीर्घ कहीं ना कहीं क्या है, दीर्घ संध्याक्षर बन जाता है। ये जो दीर्घ संध्याक्षर है इसी को अगर आप देखें तो इसका हम प्रयोग कहां करते हैं, अगर आपने पता होगा तो वो कहीं ना कहीं कहां होता है इसका प्रयोग, वो होता है आपका संधि में, इसका हम प्रयोग करते हैं। यानी इसको हम क्या कहते हैं, संधि स्वर भी कह सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इसको हम कहते हैं संधि स्वर।
तो कल के दिन आपसे पूछा गया कि संधि स्वर क्या होते हैं, तो ये आपके पास संधि स्वर है। ठीक है, इसी के बाद अगर आप देखें तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं प्लुत की ओर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम चलते हैं फिर प्लुत की ओर। ये प्लुत स्वर है। और प्लुत स्वर में अगर आप देखें तो प्लुत स्वर में क्या होता है, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। यानी अगर आप देखें प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, दीर्घ से क्या है, अधिक समय लगता है। यानी कि दीर्घ स्वर द्विमात्रिक है तो प्लुत त्रिमात्रिक है। तो ये प्लुत क्या है आपका, त्रिमात्रिक, ये कह सकते हैं। यानी इसमें क्या है, 3 मात्राओं का समय लगता है। जैसे अगर आप देखें तो 3 मात्राओं के समय में अगर आप देखें तो पहला जो आता है आपका अगर आप इसमें देखें तो जैसे अगर आप देखें, जैसे राम, जैसे ओम, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें ये त्रिमात्रिक है। प्लुत, इसका अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या है, दीर्घ स्वर से जो अधिक का समय लगता है वो कहीं ना कहीं आपका प्लुत में चला जाए। और इनमें क्या है, अगर आप देखें तो प्लुत में सामान्य रूप से अगर आप देखें तो प्लुत का हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं, हिंदी में ज्यादातर प्रयोग इसका नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने भेद हैं तो वहां हम 3 भेद को कर सकते हैं। सामान्यतः हिंदी में 2 ही इसके भेद होते हैं। ठीक है, उसी रूप में अगर आप देखें तो यहां अगर आप देखें तो मात्रा काल के आधार पर हमने 3 इसके क्या है, भेद किए हैं, जिसमें लघु स्वर है, लघु स्वर के बाद अगर आप देखें तो दीर्घ स्वर है और प्लुत है। इसको हमने क्या है, इस रूप में देखा है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो नोट रूप में आप देख सकते हैं कि ये जो मात्रा काल का एक किस्म से वर्गीकरण किया है, ये जो मात्रा काल का वर्गीकरण है, ये या मात्रा काल के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण हुआ है, अगर आप देखें मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ है, इसको या इसका वर्गीकरण या इस वर्गीकरण को, ठीक है, इस वर्गीकरण को किसने किया है अगर आपसे पूछा जाए तो इस वर्गीकरण का जो सर्वप्रथम अगर आप देखें, सर्वप्रथम अगर आप देखें तो किसने किया था, महर्षि पाणिनि ने किया था। महर्षि पाणिनि ने किया था। ठीक है, उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कल के दिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो मात्रा काल के आधार पर अगर आप वर्गीकरण कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सबसे पहले इसका प्रयोग कहां किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इन्होंने भी क्या है, एक कहावत है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो महर्षि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी में ये वर्गीकरण किया है, तो ये कहीं ना कहीं जो प्रातः काल में जो मुर्गा होता है, प्रातः काल में जो मुर्गा बोलता है कू कू कू, उसी के आधार पर ऐसी एक कहानी है या एक स्टोरी है कि उसके आधार पर इन्होंने क्या है, सबसे पहले क्या है, क स्तर को जो है इस रूप में दिया था। और इसी के आधार पर ऐसा मानते हैं कि हर्ष
दीर्घ और प्लुत की इन्होंने क्या है एक किस्म से वर्गीकरण उसको किया। ठीक है, तो हमने मात्रा काल के आधार पर देखा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। स्वरों के क्या है, ये भेद है उच्चारण के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर जब हम स्वरों का भेद कर रहे हैं तो किस आधार पर, यानी स्वरों का अगर आप देखें भेद कर रहे हैं, ये किस आधार पर कर रहे हैं, उच्चारण के। जैसे अगर आप देखें तो उच्चारण के आधार पर हम जो है स्वरों के दो भेद करते हैं। ठीक है, अगर आप देखें इस आधार पर स्वरों के दो भेद हैं। ठीक है, स्वरों के अगर आप देखें तो दो भेद हो जाते हैं, और इन दो भेदों में अगर आप देखें तो पहला जो होता है अनुनासिक स्वर होता है। कौन सा होता है, अनुनासिक स्वर होता है। ये अनुनासिक स्वर है। अनुनासिक स्वर की अगर हम बात करें तो अनुनासिक सीधा अगर आप देखें तो अनुनासिक किसे कहेंगे, अनुनासिक जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या है, जब किसी स्वर का उच्चारण अगर आप देखें, जब किसी स्वर का उच्चारण, ठीक है, यानी जब किसी क्या है स्वर का उच्चारण अगर आप देखें, उच्चारण करने का या उच्चारण करने पर क्या है श्वास, श्वास यानी वायु जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वायु जो है वो कहीं ना कहीं क्या है मुख और नासिका, यानी मुख और नासिका, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं दोनों से। ठीक है, यानी मुख का भी प्रयोग हो रहा है और हमारी नासिका का मतलब नाक का भी प्रयोग हो रहा है, तो दोनों के क्या है, ये दोनों से क्या है बाहर निकलती है। तो वायु जो है वो जो श्वास है मुख और नासिका से क्या है बाहर निकलती है। तो वहां क्या होगा, अनुनासिक स्वर होता है। अनुनासिक क्या है, स्वर होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अनुनासिक स्वर होता है। ठीक है, और अनुनासिक स्वर अगर आप देखें तो इनमें कहीं ना कहीं क्या है इसका प्रयोग होता है। तो अनुनासिक स्वर में अगर आप देखें तो इसमें कहीं ना कहीं चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसका प्रयोग आप लिख सकते हैं, चंद्र बिंदु का, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे मैंने लिखा है यहाँ चांद, चांद, तो चांद पर क्या है चंद्रबिंदी का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए अगर आप देखें तो यहां पर क्या है ये अनुनासिक स्वर। ठीक है, इसी से आगे अगर आप देखें फिर हम बढ़ते हैं अनुनासिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो अनुनासिक, अनुनासिक स्वर इसको कहते हैं, जिसमें क्या है अगर आप देखें तो अनुनासिक का मतलब अगर होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर, है ना, जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर श्वास, है ना, तो श्वास कहां से अगर आप देखें तो श्वास वायु यानी श्वास जो है वो केवल कहां से निकलेगी, मुख से ही बाहर निकलती है। श्वास केवल मुख से ही बाहर निकलती है, मुख से ही बाहर निकलती है। जब ये मुख से बाहर निकलती है तो इसका मतलब हम इसको क्या कहते हैं, तब ये क्या है अनुनासिक कहलाता है।
तब इसे अनुनासिक कहलाता है या अनुनासिक स्वर कहते हैं। स्वर क्या है कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, सिर्फ मुख का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि यहां किसका प्रयोग होगा। तो यहां अगर आप देखें तो इसमें किसी प्रकार का इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के बिना होगा। यानी अगर आप लिख सकते हैं तो सीधा याद रखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं, का प्रयोग नहीं नहीं होता, ये कह सकते हैं, ठीक है। चंद्रबिंदी का प्रयोग क्या है, इसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता, सामान्य रूप से आप इसको ऐसे समझ, ठीक है। उसी क्रम में अगर आप देखें तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट करके जिह्वा के कहीं ना कहीं क्या है भाग पर या जिह्वा के आधार पर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम फिर बढ़ते हैं जिह्वा के आधार पर। और जिह्वा के आधार पर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कितने हैं, तो जिह्वा के आधार पर भी अगर आप देखें तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, इसके 3 भाग हैं। जिह्वा के आधार पर अगर आप देखें तो 3 भाग है। ये 3 भाग है, ठीक है। इसमें अगर आप पहला देखें तो यानी सामान्य रूप से अगर आप देखें तो हम जिह्वा के आधार पर अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, इस आधार पर अगर आप देखें तो 3 होते हैं। पहला अगर आप देखें तो पहला हम अग्र स्वर रहेगा। दूसरा अगर आप देखें तो इसको हम पश्च लिख सकते हैं, पश्च लिखेंगे पश्च स्वर। और तीसरे की अगर बात करें तो मध्य स्वर, ऐसे लिख सकते हैं मध्य स्वर, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आप देखें तो अग्र हो गया, अग्र के बाद अगर आप देखें तो इसको सीक्वेंस में अगर आप थोड़ा सा चेंज करें तो इसको हम क्या है अग्र लिखा है, उसके बाद अगर आप देखें तो मध्य आ जाएगा, और मध्य स्वर के बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या है ये पश्च स्वर आ जाएगा। ये 3 इस रूप में आ जाएगा। इसमें पहला अगर आप देखें तो पहला हम चलते हैं उसकी ओर अग्र स्वर की ओर। यानी अग्र स्वर क्या होता है, यानी जीभ का अगर आप देखें तो अगला भाग इसको कह सकते हैं सामान्य है, जीभ का अगला भाग, मध्य भाग और कहीं ना कहीं पश्च जो पीछे का भाग है, इसको रूप में, ठीक है। इस रूप में अगर आप देखें तो जीभ का कहीं ना कहीं क्या है, जीभ का क्या है अगले वाले भाग में, जीभ के अग्र वाले भाग में, ठीक है। ये जो जीभ का आगे का भाग है, टिप जिसे कहते हैं आगे का भाग है, ये कहीं ना कहीं क्या है सर्वाधिक कंपन होगा आगे वाले भाग में, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सर्वाधिक कंपन होगा, कंपन का होना, ये कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जब आपने देखा कि सर्वाधिक कंपन है तो कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंपन होता है, तो जैसे अगर आप देखें, जैसे तो इसमें ले सकते हैं आप जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये आ जाते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो छोटी ई को माना जाता है, हमेशा आता है कि निम्न में से क्या है अग्र भाग कौन सा है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पश्च भाग कौन सा, ये आ जाता है। फिर हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा जो अगर आप देखें तो दूसरा जो आता आपका आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर को आप समझ ही सकते हैं, मध्य स्वर का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या है जीभ के बीच वाले भाग में कंपन का होना, जीभ के बीच वाले भाग में
कंपन का होना। ठीक है, जब बीच वाले भाग में कंपन होगा, जैसे अगर आप देखें तो जैसे देखें अगर आप, तो जैसे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसमें कहीं ना कहीं अ आता है, खाली जो अ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा पूछा जाता है। उसी के आगे फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, फिर आता है आपका पश्च। तीसरा अगर आप देखें तो ये आता है आपका पश्च स्वर। पश्च का सीधा मतलब समझते हैं आप, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जीभ का क्या है, पिछला भाग, यानी अगर आप देखें तो जीभ के पीछे वाले भाग में कंपन का होना। ठीक है, पिछले वाले भाग में अगर आप देखें तो कंपन का क्या है, होना। जैसे अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जो पश्च के भाग में अगर आप देखें तो यहां अगर आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यानी इसको हम पिछले वाले भाग को अगर आप देखें तो जड़ जो हमारी होती है, पिछले वाले भाग को हम क्या कह सकते हैं, जड़ वाला भाग, यानी सामान्य रूप से पीछे का जो भाग है। इसमें अगर आप देखें तो आ आता है, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है ना, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ओ औ इसको भी लेते हैं ओ, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो औ आता है। इस रूप में अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, जिह्वा के आधार पर अगर आप देखें तो तीन भाग हमने किया, अग्रभाग, पश्च भाग यानी मध्य भाग, और पश्च भाग। इसमें इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो जैसे पश्च भाग में आ है, यहाँ अग्र में ई है, और कहीं ना कहीं मध्य स्वर में अ आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यही पूछे जाते हैं, आपको याद। ठीक है, उसी के बाद फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट हम जो चलते हैं वो कहीं ना कहीं चलते हैं फिर आपके पास मुखाकृति के आधार पर। ठीक है, इतनी बात समझे, यानी जिह्वा के आधार पर हमने देखे, और इससे पहले अगर आप देखें तो उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट हम चलते हैं मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, यानी स्वरों का अगर आप देखें तो वर्गीकरण है, और स्वरों का वर्गीकरण अगर आप देखें तो कौन कौन से हैं, जैसे अगर आप देखें तो इसके आधार पर अगर आप देखें तो स्वर चार प्रकार के माने जाते हैं। इसके आधार पर स्वरों के चार प्रकार हैं। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो चार प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, तो पहला जो आएगा आपका पास, यानी ये अगर आप देखें तो चार प्रकार है। ठीक, और चार प्रकार में अगर आप देखें तो पहला जो आता है वो आता है संवृत स्वर। कौन सा आता है, संवृत स्वर, ये रहता है। और संवृत स्वर में अगर आप देखें तो संवृत स्वर किसे कहेंगे, तो संवृत स्वर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो उच्चारण करने पर क्या है, मुख का सबसे, यानी उच्चारण करने पर मुख का, मुखाकृति है तो मुख का अगर आप देखें तो मुख का क्या है, सबसे कम क्या है, अगर आप देखें सबसे कम खुलना, सबसे कम खुलना। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो सबसे क्या कम क्या है, कम खुलना। और इस कम खुलना में अगर आप देखें तो कम खुलता है, यानी जैसे छोटी ई, बड़ी ई, जो आपके उसमें थे तो छोटी हुआ, बड़ी हुआ, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो छोटा हुआ, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बड़ा हुआ, ये हो जाते हैं संवृत स्वर। ठीक है, यानी संवृत स्वर में
ये आ जाते हैं जब हम क्या है उच्चारण करने पर क्या है मुख का क्या है बहुत कम भाग खुल पाता है, तो उस आधार पर हम इसको क्या है ये कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो फिर हम चलते हैं विवर्त स्वर की ओर। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा होता है विवर्त स्वर। विवर्त स्वर, विवर्त स्वर जो होता है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसी का विपरीत रूप हो जाएगा यानी उच्चारण करने पर मुख का सबसे अधिक खुलना, ये कह रहा। और इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कौन कौन से आते हैं जिसमें अधिक खुलता है। जैसे अगर आप देखें तो सबसे अधिक कहां खुलेगा, जैसे अगर आप देखें आ, तो जब हम कहते हैं आ ये हो जाता है। उसके बाद हम तीसरी की ओर चलते हैं। अब संवृत हो गया, विवर्त हो गया। अब हमने कहा कि ये 4 प्रकार हैं इसके, तो 4 प्रकारों में अगर आप देखें तो अर्ध संवृत हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपका क्या है चौथा जो है वो अर्ध विवर्त हो जाएगा। ठीक है, इसी के रूप में हम देखते हैं। तो तीसरा अगर आप देखें तो तीसरा आपका हो जाएगा अर्ध ये संवृत है। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो अर्ध क्या है संवृत हो जाएगा, ये रह जाता है। अर्ध संवृत में अगर आप देखें तो अर्ध संवृत जो है उच्चारण करने पर अगर आप देखें उच्चारण करने पर यहां जो संवृत में हो रहा था कम हो रहा था, तो उच्चारण करने पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्या है मुख का संवृत से थोड़ा ज्यादा खुलना होता है। ठीक है, उच्चारण करने पर संवृत से मुख का थोड़ा ज्यादा खुलना। जैसे वहां बहुत कम है लेकिन यहां थोड़ा सा उससे क्या है अगर आप देखें तो थोड़ा सा अंतर इसमें पाया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो ए ओ को ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ए और यहां पर क्या ओ, सामान्य परिभाषाएं बिल्कुल आप अगर आप याद रखें सामान्य बिल्कुल। उसके बाद हम फिर चलते हैं चौथे की ओर। तो चौथा जो आपका आता है वो आता है आपका अर्ध विवर्त स्वर, ये आ जाता है। अर्ध विवर्त स्वर में अगर आप देखें तो वही उसी का विपरीत रूप हो जाएगा, यानी उच्चारण करने पर अगर आप देखें तो उच्चारण करने पर विवर्त से मुख का, ठीक है, यानी मुख का अगर आप देखें मुख का थोड़ा, यानी मुख का अगर आप देखें तो थोड़ा क्या है कम खुलना है, यहां पर आ जाएगा आपका कम खुलना है, इसको याद रखना है। कम क्या है ये खुलना है। जैसे अगर आप देखें तो इसके अंतर्गत सीधा अगर आप देखें तो कौन कौन आ जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो ऐ है और औ को लेते हैं, बस दो को अगर आप देखें इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ऐ और औ को हम इस दृष्टि में, तो मुखाकीर्ति के आधार पर अगर आप देखें तो हमने क्या है ये 4 आधार रखे हैं, यानी 4 प्रकार रखे हैं। संवृत है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमेशा याद रखना, ये पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो इनको हमेशा याद रखना आपको, ये। उसके बाद अगर आप देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनको हमेशा स्वरों को याद रखना है, ये आपसे क्या है पूछे जाते हैं, यहीं से एग्जाम में अगर आप देखें तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, संवृत में अगर आप देखें तो छोटी बड़ी ये छोटा ओ ये आ जाते हैं, और विवर्त में अगर आप देखें तो आ जाएगा, यहाँ ए ओ आ जाता है और यहाँ ऐ और औ आ जाता है, इसको आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो आपका जो एक सेगमेंट बचा है इसमें, वो बचा है अगर आप देखें तो ओष्ठ की गोलाई के आधार पर या ओष्ठ के आधार पर क्या है जो स्वर है उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसका अगर आप देखें तो जो है हम नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो कल की कक्षा होगी उसमें जो है आपकी जो ओष्ठ से संबंधित है
जो गोलाई यानी ओष्ठ की गोलाई के आधार पर हमारा जो मुख है वो किस आधार पर बना है, कौन कौन से अक्षर हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो आपका क्या है व्यंजन वर्ण को लेकर के जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें इससे पहले हम जो है संयुक्त स्वर को भी लेकर के आएंगे। संयुक्त अक्षर को नहीं लाएंगे, संयुक्त स्वर को लाएंगे। संयुक्त अक्षर में तो जब लास्ट में हम पढ़ेंगे उस पर आएंगे, लेकिन यहाँ संयुक्त स्वर पर भी हम चर्चा करेंगे। वहां से भी आजकल क्वेश्चन क्या है बनते हैं। ठीक है, तो कल की कक्षा जो है यहाँ से आगे बढ़ेगी। ठीक है, ओके।